दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण अंक में हम चर्चा करेंगे गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः मालवा क्षेत्र में गेहूं विपुल उत्पादन लिया जाता है। व्यापक तौर पर गेहूं की फसल हमारे किसान भाई लेते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम हिस्सों में गेहूं किसी न किसी रूप में हमारे किसान भाई लगाते हैं। दर्शकों, गेहूं की खेती के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, और हमारे क्षेत्र की मिट्टी के साथ ही साथ जो है कुछ हमारे जो संसाधन हैं वो कैसे हैं। क्योंकि जब तक उन्नत खेती की तकनीक हम समझेंगे नहीं तब तक जो है हमें न तो फसलों का विपुल उत्पादन मिलेगा और न ही हम उस क्षेत्र में व्यापक सफलता अर्जित करेंगे। आज जब हम गेहूं की उन्नत खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ में ज़रूर ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो आपको पर्याप्त जानकारी के साथ वो सलाह देंगे जिससे आप गेहूं की तकनीक जो है अच्छे से सीख सकें। फसल हमारे किसान भाई सभी लगाते हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम अपनाकर जो है गेहूं का विपुल उत्पादन ले सकते हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो कि शस्य वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से हमारे बीच में आए हैं। सिंह साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, गेहूं की उन्नत तकनीक की जहां तक हम बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में व्यापक रूप से मालवा क्षेत्र में तो खासकर जो है गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। और वेराइटियों की अगर हम बात करें, किस्मों की बात करें, तो जो उन्नत किस्में हैं वो हमारे किसान भाई पहले से ही लगाते हैं। लेकिन चूंकि आप विशेषज्ञ हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी उन्नत किस्म जो है काम कर रही है इस समय। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस समय जो है हमारे किसान भाई रबी की फसलों की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस समय तो इसमें जो है गेहूं बोने की तैयारी किस तरह से करेंगे? किसान भाइयों, गेहूं हमारे प्रदेश की नहीं देश की सबसे प्रमुख फसल है। और अगर सिंचाई की उपलब्धता होती है तो किसानों की प्रथम जो चॉइस है वो गेहूं का खेती करने का रहता है। गेहूं में अगर किस्मों का सही चुनाव किया जाए तो गेहूं में काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की किस्मों के चुनाव में सबसे प्रमुख बात है सिंचाई की उपलब्धता। हमारे पास सिंचाई कितनी उपलब्ध है, क्योंकि जितनी भी किस्में उनमें 2 सिंचाई के हिसाब से अलग किस्में हैं, 4 सिंचाई के हिसाब से अलग किस्में हैं, और इसी तरह अगर हम 6 सिंचाई दे सकते हैं तो उसके लिए अलग किस्में हैं। किसान भाइयों, अगर हम सीमित मात्रा में सिंचाई करते हैं, अब अगर हमारे पास 1 या 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो हमारे पास HD 2004 जिसको अमर के नाम से जानते हैं, अमरता है, हर्षिता है, और एक नई किस्म है HI 1605 जो कि पूसा उजाला के नाम से जानते हैं। ये किस्में कम सिंचाई उपलब्ध होने पर काफ़ी अच्छी रहती है और इनकी उत्पादन क्षमता भी 30-35 क्विंटल तक ले सकते हैं। तो 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर हमें ये किस्मों का चुनाव करना है। इसी तरह किसान भाइयों, अगर हम लोगों के पास 4 सिंचाई उपलब्ध हैं, 4 सिंचाई दे सकते हैं, तो उसके लिए नवीन चंदोसी है, HI 1479 जिसको सवर्णा के नाम से जानते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं, और HI 1544 जिसको पूर्णा के नाम से जानते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं। 4 सिंचाई जो किस्में हैं उनसे उत्पादन तकरीबन हमें 45 से 50 क्विंटल मिल जाता है। इसी तरह किसान भाइयों, अगर हमारे पास भरपूर पानी की सुविधा उपलब्ध है, हम 6 सिंचाई तक जा सकते हैं, तो उसके लिए किस्में हैं GW 273, GW 322 और GW 366। इन किस्मों को चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों को लगाने से हमें तकरीबन 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो किस्मों के नाम बताए हैं ज़्यादातर हमारे किसान में हो सकता है जानते होंगे, लेकिन इनमें आपने ये बताया कि इनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसी किस्में भी हमारे पास है बाय द वे, अगर किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी नहीं है या कम पानी है तो वो उन किस्मों को लगाकर जो है भरपाई कर सकते हैं। ये तो जैसा मैंने बताया कि जो कम सिंचाई की किस्में हैं जिनमें मात्र 1 सिंचाई भी देंगे तो भी आप उत्पादन ले सकते हैं। जो मैंने सर्वप्रथम बताया कि जो अमर है, अमरता है, हर्षिता है और पूसा उजाला, ये किस्में ऐसी हैं जो मात्र 1 पानी देंगे या 2 पानी दे पाएंगे तो भी आप इसमें उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो किस्में कम पानी की है वो भी हम लगा के जो है यदि पर्याप्त सिंचाई नहीं है तो हम भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों कहते हैं ना कि किस्म तो हम अच्छी लेकर आ गए,
पर्याप्त तैयारी भी की, लेकिन यदि बोने के तरीके में कहीं गड़बड़ी कर दी या बीजोपचार हमने नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियां हमारी फसल को घेर लेती है और काफ़ी कुछ नुकसान जो है उत्पादन में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, यदि बीज दर की बात की जाए तो बीज दर गेहूं की फसल के लिए किस्म के हिसाब से कितना होना चाहिए, और बीज दर के साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि उपचारित करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी भी फसल की अच्छी खेती के लिए हमें एक अनुशंसित बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में जितना 1000 ग्राम दानों का वजन होता है उतना बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, गेहूं के 1000 दानों का वजन अगर 40 ग्राम आता है तो हमें प्रति एकड़ 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह अगर हम साधारणतः बात करें तो 1 हेक्टर के लिए हमें 100 किलो से लेकर 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह बीज दर महत्वपूर्ण है उसी तरह बीज का उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी फसल अगर हम बिना बीज उपचार के बोनी करते हैं तो उसमें तरह तरह की कीट और व्याधियों की समस्या रहती है। इसलिए हमेशा आप जो भी फसल लगा रहे हैं उसका सही तरीके से बीज उपचार कर ही बोनी करनी चाहिए। अगर हम बीज उपचार की बात करें तो इसमें एक तरीका है कि सर्वप्रथम हमें फफूंदनाशक दवा से बीज उपचार करना है, उसके बाद कीटनाशक दवा से बीज उपचारित करना है और लास्ट में हमें कल्चर का प्रयोग करना है। तो फफूंदनाशक दवाओं के लिए आप कार्बेंडाजिम, जिसको बाविस्टिन के नाम से जानते हैं, उससे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से काम में ले सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो हमें कीटनाशक के रूप में क्लोरोपाइरीफॉस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 100 किलो बीज के पीछे हमें आधा लीटर क्लोरोपाइरीफॉस दवा लें और कुछ मात्रा में उसमें पानी मिलाकर बीज पे छिड़क कर 500 मिलीलीटर दवा का छिड़काव करें, ताकि जो खेत में दीमक की समस्या है उससे भी बचाव किया जा सके। और लास्ट में हमें कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। कल्चर के लिए जो गेहूं में अनुशंसित है वो एजोटोबैक्टर कल्चर एवं पीएसपी कल्चर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको वापस दोहराना चाहूँगा कि जो बीज उपचार का क्रम है वो सर्वप्रथम फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना है हमें, उसके बाद कीटनाशक दवा का प्रयोग करना है और अंत में हमें कल्चर का प्रयोग करना है। बिल्कुल। तो किसान भाई, इस तरह से इन संसाधनों का आपको उपयोग करना है ताकि गेहूं का व्यापक जो है उत्पादन आप ले सके। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों की हम बात करते हैं तो दिन ब दिन नई नई किस्में आती जाती है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भी आपके अनुभव के हिसाब से कुछ नई किस्में हैं जो उन्नत तौर पर आजकल किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जा रही है? हाँ, काफ़ी अच्छी नई किस्में आ गई हैं। जैसे हम बात करें कठिया गेहूं में, जो कि काफ़ी मतलब इंडस्ट्री में भी उसकी काफ़ी डिमांड है, उसकी बात की जाए तो उसके अंदर पूसा मंगल है, पूसा अनमोल है और पूसा तेजस है। ये किस्में हैं, काफ़ी नई किस्में हैं और इनकी बाज़ार में भी काफ़ी मांग रहती है। और ये तीनों किस्में हैं जो 4 से 5 पानी की किस्में, मतलब 5 इरीगेशन में हो जाती हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ये उन्नत किस्में जो है नई जो है हम मान के चले कि बाजार यानी कि आप उपलब्ध करवा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, बीज दर की आपने बात बताई है,
कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं बीज उपलब्ध कराती है और बीज दर भी अनुशंसित मात्रा में वो जो है बताती है, लेकिन कभी कभी किसान भाई जो है उस मात्रा की अपेक्षा जो वो अपने हिसाब से उपयोग कर लेते हैं। तो क्या ये तरीका उचित है क्या बीज दर का उपयोग करना? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हर फसल के लिए कई वर्षों के अनुसंधान के बाद ये अनुशंसा की जाती है कि इसके लिए इतना बीज उपयुक्त रहता है। तो जो अनुशंसित बीज दर है उसी का प्रयोग हम करेंगे तो हमें अधिकतम उत्पादन मिलेगा। अगर हम अधिक बीज दर का प्रयोग करते हैं तो पौधों में प्रकाश के लिए, पानी के लिए, उर्वरक के लिए कंपटीशन रहता है, जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है। तो इसलिए गेहूं में जो अनुशंसित बीज दर की मात्रा है वो 100 किलोग्राम से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है। इतना ही मात्रा में अगर आप प्रति हेक्टेयर बीज दर लेंगे तो आपको अधिकतम उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो कटिया गेहूं की वैरायटी बताई है तो इनकी मुख्य विशेषता जो है आपने बताई है कि ये जो है कम पानी में भी व्यापक उत्पादन का आ जाता है और ख़ास तौर से जो है नई किस्म है। यदि हम बुआई के समय की बात करें तो इनको किस समय बोना चाहिए? गेहूं के लिए जनरली हम लोग किसानों को बोलते हैं कि जब नारियल का तेल जमने लग जाता है वो समय सर्वोत्तम रहता है। उस अवस्था पे अगर हम गेहूं की बोनी करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। महीनों के हिसाब से बात करें तो ये 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक गेहूं की बुआई के लिए सर्वोत्तम समय रहता है। डॉक्टर साहब, खरपतवार की यदि बात करें, चूँकि आजकल जो है अनुशंसित जो उन्नत किस्में हैं इतनी बढ़िया आ रही है कि उनमें खरपतवार कम से कम होते हैं। फिर भी चूँकि खेत है और किसान जो है जब खेती करता है तो खरपतवार तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए गेहूं की फसल में क्या कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा? गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर हम खरीफ फसलों की बात करें जैसे सोयाबीन है, मक्का है, उनमें 2 कतारों के बीच में काफ़ी जगह रहती है तो हम डोरा कुल्फा चला के भी खरपतवार को निकाल सकते हैं। परंतु गेहूं की फसल काफ़ी नज़दीक बोई जाती है तो उसमें डोरा कुल्फा चलाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। और इसमें जो खरपतवार हैं वो शुरुआती अवस्था में जैसे गुल्ली डंडा है, जंगली जई है, इनको गेहूं से पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो ऐसे अवस्था में हमें रासायनिक जो खरपतवारनाशी दवाएं हैं उनका चुनाव करना पड़ता है। किसान भाइयों, इसमें भी 2 चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि अगर आपको फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, जैसे बथुआ है, खरबथुआ है, किरसनील है, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार कहलाते हैं। अगर इस तरह के खरपतवार हैं तो हमें 2,4-D दवा 1.5 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। और इसके अलावा एक नई दवा और है मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल, ये 8 ग्राम की पैकिंग में आती है। ये दवा आपको 8 ग्राम दवा 1 एकड़ में प्रयोग करना है। किसान भाई, दवा छिड़कते समय ये ध्यान रखें कि हमें खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव पहली सिंचाई के बाद करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले सिंचाई के बाद खरपतवारनाशी जो है उसका छिड़काव करना। लेकिन बीज खरीदते वक्त हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखेंगे? चलते चलते महत्वपूर्ण रूप से हमारे किसान भाइयों को ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे किसान भाई कई बार जो है धोखा खा जाते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आप ये कोशिश करें कि हर 3-4 साल बाद हमें बीज बदल लेना चाहिए और सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए जी। जब आप बीज हमारे पास आ जाए, हम तो ये कहते हैं कि बोनी करने से 15-20 दिन पहले आप बीज की व्यवस्था करके रख लें और आप घर पे भी उसको जांच सकते हैं कि 100 दाने आप निकाल लें, उसको जो गीला बोरा है, टाट है, उस पर रख लें और उस पर पानी के छींटे देते रहें। 5-7 दिन बाद देखेंगे उनमें अंकुरण होने लग जाता है। तो उनको आप गिन के देखें कितने प्रतिशत दानों में अंकुरण हो रहा है। अगर 100 गेहूं के दानों में से 80 गेहूं के दानों में अंकुरण हो जाता है, इसका मतलब वो गेहूं बोनी के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल। गेहूं के बीज की व्यवस्था होने के बाद हमेशा बीज उपचार करके ही बोनी करना है। इन 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छी आप खेत की पैदावार की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो विश्वसनीय जो संस्थाएं हैं वहाँ से जो है बीज खरीदा जाए, क्योंकि जहाँ उन्नत किस्म की बात की जाती है तो विश्वास भी महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, गेहूं की उन्नत खेती के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा हुई और आपने अपना जो अनुभव है वो हमारे किसान भाइयों को बीच में बांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की बातचीत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गेहूं की उन्नत तकनीक जब हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो विपुल उत्पादन लेने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम से लेते रहें। आज के अंक में इतना ही, अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे। तब तक आप देखिए खबरें खेती की और जानकारी ले कृषि मौसम सलाह की। हमें दे आज्ञा। नमस्कार।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत दुबे। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। टमाटर के प्रसंस्करण से लाभ, रबी में सरसों की खेती, मशरूम एक लाभकारी व्यवसाय, मटर में कमाए लाभ और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। टमाटर के प्रसंस्करण से लाभ। मध्य प्रदेश में यूं तो हर साल टमाटर की खूब पैदावार होती है। ऐसे भी अवसर आते हैं जब किसान को टमाटर मंडी तक पहुंचाने की लागत उसकी कीमत से अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो मजबूर हो जाता है उसे जानवरों को खिलाने अथवा यूं ही नष्ट करने के लिए। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से इस साल किसान अपनी फसल बाजार तक पहुंचा भी नहीं पाए और उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा। धार के युवा किसान समीर गोस्वामी ने इस विपरीत समय को भी अवसर में बदलकर भरपूर मुनाफा कमाया। लॉकडाउन के दौरान जब उनकी टमाटर की फसल खराब होने की नौबत आ गई थी, तब उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए टमाटर को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया। समीर गोस्वामी ने बताया कि टमाटर सुखाने के लिए उन्होंने सोलार ऊर्जा से चलने वाले ड्रायर की मदद ली। सरसों की खेती के लिए बुलई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि का पीएच मान 7 से 8 रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी का आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा T59, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वसुंधरा RH 9304, अरावली RN 393, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद कृष्णा, क्रांति, जवाहर 1 आदि प्रमुख हैं। सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। मशरूम एक लाभकारी व्यवसाय। कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना द्वारा मशरूम की खेती तथा उससे रोजगार की संभावनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख ने बताया कि मशरूम में सुपाच्य प्रोटीन, रेशों की अधिकता, वसा की कमी होती है। साथ ही कम कैलोरी का भोज्य पदार्थ होने के कारण यह मधुमेह के रोगियों एवं उच्च रक्तचाप रोगियों के हेतु लाभदायक है। लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण रक्त अल्पता या एनीमिया में लाभकारी है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। किसान भाई कपास एवं धान की देखभाल करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। खाली खेतों को रबी के लिए तैयार करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। मक्के के भुट्टे समय पर निकालें तथा बीज से मक्का रखें। सिंचित अगेती मटर व आलू की बोनी करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रकृति के तमाम उपहारों और इतिहास के स्वर्णिम दौर से गुजरते हुए मध्य प्रदेश की वर्तमान पहचान इसकी प्रगतिशील खेती भी है। मध्य प्रदेश अब तक लगातार 5 बार कृषि कर्मण विजेता प्रदेश के रूप में कीर्तिमान स्थापित कर देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों की कतार में शान से खड़ा हुआ है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से सड़क मार्ग से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित है जिला सिवनी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता एक सुंदर, शांत, हरा भरा भूभाग है। जिले की पहचान बेनगंगा नदी है, जिसका उद्गम यहाँ के मुंडारा गांव से हुआ है। सतपुड़ा पर्वतमाला ने इस जिले को प्राकृतिक रूप से सजाया, संवारा और समृद्धशाली बनाया है। सिवनी का तो अपना बहुत पुराना इतिहास भी रहा है और सिवनी वर्ष 1867 में ही नगरपालिका के रूप में विकसित हो गया। यहीं स्थित है मनमोहक बावरिया तालाब और दलसागर तालाब, जो सिवनी की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं।
जिले में पैंच राष्ट्रीय वन उद्यान भी है जो बरघाट से लगा हुआ है। ये टाइगर रिजर्व भी है। जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर है बरघाट। ये वारा सिवनी कटंगी रोड पर स्थित है। वनों और खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे इस मार्ग पर सड़क से लगा हुआ है ग्राम गोकुलपुर और इस मोड़ से गुजरते हुए ही सीधा रास्ता पहुंचता है ग्राम बोरी खुर्द। इस गांव के पास बहती हुई हिरनी नदी का पानी आसपास के कई गांवों को हरियाली बांटता और सरसब्ज बनाता है। बोरी खुर्द गांव में इस समय हरियाली अपने उफान पर है। इस समय खरीफ फसलों से खेत भरे पड़े हैं। इसी ग्राम की एक आदर्श महिला किसान श्रीमती सुवर्णा तिजारे से भेंट करने का एक सुअवसर हमारे पास है। इस क्षेत्र में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए खेतों में अलग ही चमक और सुगंध को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। श्रीमती सुवर्णा तिजारे की सफलताओं की धनक दूर तक है। सुवर्णा जी मात्र एक कुशल किसान और गृहिणी ही नहीं हैं, वे एक सफल उद्यमी और प्रेरणादायी नेत्री भी हैं। उन्होंने गांव की ही कई महिलाओं का एक समूह बनाया है जो न सिर्फ प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे पापड़, बरी, अचार और मसालों का निर्माण करता है, बल्कि उनका विक्रय भी करता है मिलजुल कर। जैविक खेती से मिलने वाले उत्पाद को जैविक गुड़, जैविक गेहूं, जैविक चावल, दाल और मसाले शुद्धता की छाप लेकर शहर में विक्रय किए जाते हैं, जिनसे सामान्य उत्पादों की तुलना में इनको अधिक मूल्य प्राप्त होता है और समूह को जिला पंचायत सिवनी का भी विशेष योगदान प्राप्त है। महिलाओं ने भी खेती में जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के जो जेंट्स लोग हैं वही खेती में ध्यान दें। महिलाओं ने, घर के प्रत्येक सदस्य ने खेती में ध्यान देना चाहिए और खेती का एक एक कोना बो के उससे उत्पादन लेना चाहिए। खेतों में मौसम के अनुसार सब्जियां भी लगाई जाती हैं। भटे, टमाटर, पालक, मेथी, आलू और प्याज सभी सब्जियां लगाई जाती हैं और इन्हें ताज़ी सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। खेती लाभकारी बन सके, इसके लिए किसान द्वारा पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस गौशाला में कई किस्म की गायें हैं। इनमें जर्सी, एचएस, मालवी, थारपारकर, लाल सिंधी प्रमुख हैं। गौपालन के कई लाभ होते हैं। भैंसें जहां दूध उत्पादन जल्दी बंद कर देती हैं, तो वहीं गाय से दूध मिलना लंबे समय तक जारी रहता है। शुद्ध दूध के अलावा मक्खन, घी, दही, श्रीखंड, मावा और रबड़ी तैयार करने के लिए यहाँ सभी उपकरण उपलब्ध हैं। किसानों के समूह द्वारा सहकारिता के आधार पर दूध यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। दूध के उत्पाद यहीं बनाए जाते हैं और इनका विपणन प्राची बहुआयामी सहकारी संस्था के माध्यम से सिवनी में किया जाता है। इसकी सदस्य ग्रामीण महिलाएं ही हैं। समिति की अध्यक्ष होने के कारण सुवर्णा तिजारे स्वयं ही इस पूरे काम की देखरेख करती हैं। वर्तमान में उनकी अपनी गौशाला से लगभग 150 लीटर दूध और अन्य किसानों से लेकर लगभग 250 लीटर से ज्यादा दूध का विपणन किया जाता है। जैविक खेती के लिए जो चीज़ें रखी जाती है, गोबर खाद, केचुआ खाद, वर्मी वॉश, ये भी यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे जैविक चावल, गेहूँ, दालें, सिंगाड़ा, सब्जियाँ, कुछ फल भी ये यहाँ मिलता है सर। गौशाला से जो गोबर प्राप्त होता है उसका उपयोग बायोगैस संयंत्रों में किया जाता है। इससे रसोई गैस भी प्राप्त होती है। बची हुई स्लरी खेतों में खाद के रूप में उपयोग की जाती है।
कृषक सुवर्णा और इनके परिवार ने सिंचाई जल का प्रबंध करने के लिए भी 2 तालाब बनवाए हैं। इन तालाबों से सिंचाई के अलावा मछली पालन और सिंघाड़े की खेती करके अतिरिक्त आय भी ली जाती है। यहाँ कई किसान बताते हैं कि हमारे तालाब में रोहू, कतला, मिर्गल और समल किस्मों जैसी मछली के बीज डाले गए हैं। गौशाला से निकला गोबर इन मछलियों के लिए भोजन के रूप में काम में आता है। वे ग्रामीण महिलाओं से भी यही कहना चाहती हैं कि वो अपने खेत में मजदूर बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर काम करें, खेती की बातें खुद सीखें और अपनी देखरेख में उसे प्रयोग में भी लाएं। सुवर्णा तिजारे सिवनी जिले की एक प्रतिष्ठित किसान ही नहीं बल्कि सफल लघु उद्यमी भी हैं। वे हमारी धरती में हरियाली रंग भरने वाले चित्रकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी है और दूसरों के लिए भी सफलता की मिसाल बन गई हैं।